हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम टोटल 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, जिनसे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज उन 100 क्वेश्चंस को, पॉलिटी के क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप वहां पे विजिट करके डायरेक्टली ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? यहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि लोकसभा के जो हमारे पहले स्पीकर थे उनका क्या नाम था इंडिपेंडेंस के बाद। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर क्या रहेंगे? पहले स्पीकर थे लोकसभा के इंडिपेंडेंट इंडिया के। अभी प्रेजेंट टाइम में स्पीकर कौन है लोकसभा का? तो वो हो जाएंगे आपके ओम बिरला। ओम बिरला प्रेजेंट टाइम में स्पीकर हैं इंडिया के लोकसभा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय ऑफ इंडिया? तो भारत की जो संविधान सभा है उसका संविधानिक जो सलाहकार है वो कौन था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर बी एन राव। सर बी एन राव क्या रहेंगे आपके? ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के। Who among the following was the president of the Constituent Assembly of India? पीछे क्या हमने कवर करा पिछले क्वेश्चन में? एडवाइजर। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? यहां पे आपसे प्रेसिडेंट पूछे जा रहे हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के, और साथ ही साथ इंडिया के पहले प्रेसिडेंट भी आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको ध्यान रखना है। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? तो वो आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। When was डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो इसमें आपसे किसके द्वारा किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसके द्वारा चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट इंडिया का। The concept of the concurrent list of the Indian Constitution has been taken from the Constitution of which country? तो भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची की धारणा है उसको हमने कौन सा देश रहेगा जहां के संविधान से हमने लिया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आप सबको पता होगा कि टोटल 3 लिस्ट होती हैं। कौन कौन सी लिस्ट होती हैं? तो हमारी 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट आपकी आती हैं, जिसमें कॉन्करेंट लिस्ट जो है ये हमने बोरो किया है कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से? तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट के सिस्टम को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया है। The word secular was added to the preamble of the Indian Constitution in which of the following? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो इसमें आपसे अमेंडमेंट पूछा जा रहा है कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसके थ्रू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड को जोड़ा गया था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। 1976 का ये आपका एक अमेंडमेंट रहेगा जो कि 42वां अमेंडमेंट हो जाएगा, जिसके थ्रू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी ये 3 वर्ड्स थे, इनको ऐड किया गया था। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है, इसलिए आपको इसका जो आंसर है वो आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 12 हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम की अगर बात करी जाए तो अभी प्रेजेंट टाइम में 12 हमारे क्या रहेंगे? शेड्यूल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स थे स्टार्टिंग में, इनिशियल टाइम पे, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? उसमें आपका करेक्ट आंसर 8th शेड्यूल हो जाएगा। टोटल 8 शेड्यूल्स थे स्टार्टिंग में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद
4 शेड्यूल्स को ऐड किया गया है अमेंडमेंट के थ्रू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो सबसे पहला अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट जो किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे शेड्यूल को ही ऐड किया गया था, तो वो हमारा 8th शेड्यूल रहता है। 8th शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के थ्रू ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, The concept of directive principle of state policy in our constitution was taken from which constitution? तो हमारे संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? आपसे सिंपल ये पूछा जा रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होते हैं उसको हमने कहां से, कौन सी कंट्री से बोरो किया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। तो आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने बोरो किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे रहेंगे आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। आपके आर्टिकल जो होते हैं वो भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन अडॉप्टेड। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। कहां से ली है हमने, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? तो ये भी हमारा सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड जो कंट्री है, आपको ब्रिटेन भी मिल सकता है ऑप्शन में, इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन, आपको जो भी मिलेगा वहां से हमने सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोसेस है वो हमने बोरो किया है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, काफी बार रिपीट हो चुका है। By whom were the words socialist and secular added to the preamble of the constitution? तो संविधान में उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? तो हमने स्टार्टिंग में ही अभी एक क्वेश्चन कवर किया था जिसमें हमारे 3 वर्ड्स थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स को ऐड किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। कौन सी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू इनको ऐड किया गया था। From which country has the system of election of the president been taken in Indian Constitution? तो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? मतलब जो इलेक्शन का जो सिस्टम है प्रेसिडेंट का, वो हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने सिस्टम बोरो किया है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन, तो भारतीय संविधान जो अपनाया गया था ये कौन सी डेट को अपनाया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन नवंबर 26, 1949। तो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमने उसको अडॉप्ट कर लिया था। When and where was our national anthem sung for the first time? तो हमारा जो राष्ट्रगान है वो पहली बार कब और कहां गाया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 एट कैलकाटा। यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कैलकाटा सेशन हुआ था उसमें 1911 में पहली बार जो हमारा नेशनल एंथम सॉन्ग है उसको गाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी काफी बार आपका रिपीट हो चुका है। डॉक्टर BR हु डिड अंबेडकर कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हार्ट एंड सोल जो कहा गया है डॉक्टर BR अंबेडकर के द्वारा, वो किसको कहा गया है, कौन से राइट को कहा गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हो जाएगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और हमारा आर्टिकल 32 उसको क्या बोला गया है? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर BR अंबेडकर के द्वारा। Who was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? तो भारतीय संविधान की जो प्रारूपण समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बेसिक क्वेश्चन होता है वैसे तो आपको सबको आंसर पता होगा कि डॉक्टर BR अंबेडकर क्या थे? चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमिटी के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। Who is considered to be the architect of the Constitution of India? तो भारत के संविधान का जो निर्माता है वो कौन है, किसके द्वारा माना जाता है, किसको माना जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अंबेडकर। तो डॉक्टर BR अंबेडकर को ही आर्किटेक्ट बोला जाता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और इनके द्वारा ही हार्ट एंड सोल बोला गया है आर्टिकल 32 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का।
बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द डार्ची सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 1935 हो जाएगा। 1935 में आपका एक्ट लाया गया था जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था सेंटर में, जिसके द्वारा जो डायरेक्ची सिस्टम है, जो हमारा क्या रहेगा, द्विशासन जो प्रणाली है, उसको शुरू कर दिया गया था। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 पार्ट्स। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करी जाए तो प्रेजेंट टाइम में 25 पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपसे पूछी जाए कि स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे कितने पार्ट्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस टाइम पे हमारे 22 पार्ट्स रहेंगे और प्रेजेंट टाइम में उनको बढ़ा के अब 25 पार्ट्स कर दिया गया है। Who was the chairman of the drafting committee? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। अभी हमने कवर करा था कि डॉक्टर BR अंबेडकर क्या थे? चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमिटी के। वेयर आर दी फंडामेंटल राइट्स इन आर कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं हमारे, उनको हमने कौन सी कंट्री के संविधान द्वारा प्रेरित है, मतलब कहां से हमने लिया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो यूएसए कंट्री है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है फंडामेंटल राइट्स को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रेजेंट टाइम में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन स्टार्टिंग में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे, जिसमें हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो भी शामिल था। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है उसको डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट्स से। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनके आर्टिकल भी आपसे एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट होते हैं। तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। जो हमारा 8th शेड्यूल है उसमें बताया गया है कि इंडिया के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की, ये आपका बताया गया है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द लैंग्वेजेस, तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है 8th शेड्यूल। फ्रॉम हुज कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन। तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है उसको हमने कहां से लिया है? तो वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन बाय डॉक्टर BR अंबेडकर कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आर्टिकल 32 हो जाएगा। हमने पीछे ही कवर करा था जो हमारे आर्टिकल 32 है उसको डॉक्टर BR अंबेडकर के द्वारा हार्ट एंड सोल बोला गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर कैन वी सी द आइडल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? कौन से पार्ट में या फिर प्रियम्बल में? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर प्रियम्बल हो जाएगा। तो प्रियम्बल में हम देख सकते हैं कि जो हमारे आइडल्स हैं इंडियन डेमोक्रेसी के वो हमारे प्रियम्बल जो है उसमें बताए गए हैं। फ्रॉम वेयर हैज द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बीन टेकन। तो जो हमारी सरकार है वो संसदीय रूप का विचार जो है वो कहां से लिया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने बोरो किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, मतलब पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, पार्लियामेंट होनी चाहिए, वो जो सिस्टम है पूरा आइडिया जो है उसको हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। नेम द कंट्री इन विच द कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स ऑफ प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट वर बोरोड फ्रॉम इंडिया।
तो कौन सा देश रहेगा जहां से हमने जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का, जो अमेंडमेंट करने का, संशोधन करने का जो हमारा प्रोसेस है वो हमने कहां से लिया है, हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर साउथ अफ्रीका हो जाएगा। जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है, जो अमेंडमेंट करते हैं हम, उसका जो प्रोसीजर है वो हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। From which of the following countries the Indian Constitution acquire the form of written constitution? तो निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया है। मतलब इसमें भी सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमने कौन सी कंट्री से लिया है, मतलब कौन सी कंट्री से हम रिलेटेड हैं इसमें। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो जाएगा। जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने लिया है, और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपका रहेगा। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। By which constitution was the word secular added to the preamble of the Constitution of India? तो भारत में जो संविधान की उद्देशिका में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसको हमने कहां से जोड़ा है, मतलब कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हमने इसको जोड़ा है। तो 3 वर्ड्स हैं जो हमने पीछे ही अभी कवर करे हैं। ये क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हो गया, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, जिसके थ्रू सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कंट्री? तो सिंगल सिटीजन का जो प्रोसेस है वो हमने कहां से लिया है, तो वो हमने इंग्लैंड कंट्री से बोरो किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, तो भारतीय संविधान लागू हुआ था कौन सी डेट को? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। एक होता है इफेक्ट, आपका इफेक्ट में कब आया, और एक होता है कि अडॉप्ट कब किया गया। दोनों में फर्क है, दोनों क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं आपके। तो फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसमें तो ये भी हमने कवर करा, डॉक्टर BR अंबेडकर हैं जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। बाय हुम वॉज द प्रियम्बल प्रेजेंटेड बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो संविधान की जो मसौदा समिति है उसमें समक्ष जो प्रस्तावना है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, जो कि क्या थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के पहले। एट हुज बेहेस्ट वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? तो भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन एक रहेगा आपका जिसके थ्रू जिसमें कहा गया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए इंडिया के अंदर। When did the Constituent Assembly adopt the national anthem? तो संविधान सभा ने जो हमारा राष्ट्रगान है उसको कब अपनाया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। Within what time money bills should be returned by the राज्यसभा to लोकसभा? तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को जो धन विधेयक होता है वो कितने समय के अंदर अंदर लौटाना होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 डेज। 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा जो होती है उसको लोकसभा को प्रेजेंट करना होता है, मनी बिल जो होता है वो देना होता है, रिटर्न करना होता है। आर इंक्लूडेड इन दी पार्लियामेंट, तो संसद में शामिल हैं। मतलब आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट जो होता है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो होती है, मतलब पार्लियामेंट के पार्ट्स क्या होते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। जो पार्लियामेंट होती है ये 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये 3 पार्ट्स होते हैं पार्लियामेंट के। हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? तो यह निर्णय कौन लेता है कि कोई जो विधेयक है वो धन विधेयक है या फिर नहीं है? तो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि जो बिल प्रेजेंट किया गया है वो आपका मनी बिल है या फिर नहीं है। What is the minimum age required to become the Prime Minister of India? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 25 ईयर्स हो जाएगा।
हु कैन कॉल अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद में जो दोनों सदन होते हैं उनका जो संयुक्त सत्र होता है उसको कौन बुला सकता है, किसके पास ये पावर होती है लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुलाने की। तो उसमें प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके पास ये पावर होती है। फॉर व्हाट पीरियड द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको कितने टाइम के लिए चुना जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 6 ईयर्स हो जाएगा। 6 साल के लिए राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। इन विच ईयर वॉज द हाउस ऑफ द पीपल रिनेम्ड एज लोकसभा। तो हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जाना जाता है लोकसभा को, आप सबको पता होगा। लेकिन हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 1954 हो जाएगा। 1954 में हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम भी दे दिया गया था। थ्रू whom द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो संसद किसके माध्यम से जो सार्वजनिक व्यय है उस पर नियंत्रण रखता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उसके लिए एक ये ऑफिशियल रहते हैं हमारे इंडिया की तरफ से, जिनको अपॉइंट किया जाता है इस चीज को मैनेज करने के लिए। हु इज दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है वो कौन होता है। तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। मतलब राज्यसभा के प्रेसिडेंट कौन होते हैं, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं, तो वो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। मतलब राज्यसभा के जो हेड होते हैं वो आपके वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। For what maximum period can the president rule be extended after taking the approval of the parliament every 6 months। तो प्रत्येक 6 माह के में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 ईयर्स। इसमें आपसे क्वेश्चन में ये बताया गया है कि अगर जो हमारा क्या होता है, जो हमारा जो प्रेसिडेंट रूल होता है उसको हम बढ़ा सकते हैं कितने टाइम के लिए, अगर पार्लियामेंट से हम हर 6 महीने पे जो अप्रूवल है उसको लेंगे तो मैक्सिमम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल को। What is the maximum gap that can be given between 2 sessions of parliament। तो संसद के जो 2 सत्र होते हैं उसके बीच में अधिकतम कितना जो अंतरकाल है वो दिया जा सकता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 6 मंथ हो जाएगा। 6 महीने का गैप मैक्सिमम हो सकता है पार्लियामेंट के सेशन में। मतलब एक पार्लियामेंट का सेशन अगर आज हुआ है तो 6 महीने से पहले एक दूसरा सेशन जो है पार्लियामेंट का वो होना चाहिए। 6 महीने का गैप हो सकता है, उससे ज्यादा गैप नहीं हो सकता पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। तो भारत का जो राष्ट्रपति है ये किसका एक अभिन्न भाग होता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर पार्लियामेंट ही हो जाएगा। हमने आपको बताया था पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं, इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं 3, जिसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये आपके 3 शामिल होते हैं। By whom is the oath of office of the judges of the high court administered। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट गवर्नर्स। तो हमारे स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं, जिस स्टेट का हाई कोर्ट है उसी स्टेट के गवर्नर जो होते हैं वो जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के, उनको शपथ दिलाते हैं। और अगर आपसे सुप्रीम कोर्ट में पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको कौन दिलाता है ओथ, उनको कौन अपॉइंट करता है, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट हो जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिट्स आर इशूड बाय। रिट्स जारी किसके द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। 5 रिट्स होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स क्या करते हैं, आपके इशू करते हैं। इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज एबोलिश्ड एज अ फंडामेंटल राइट। तो किस संविधान संशोधन में आपका बताया गया है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनको खत्म किया गया था। तो ये तो हमने पीछे ही अभी कवर किया था कि राइट टू प्रॉपर्टी को, जो कि 7th फंडामेंटल हमारी क्या थी, राइट था, उसको हटा दिया गया था। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको हटा दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से। अंडर विच आर्टिकल द फ्रीडम ऑफ द प्रेस हैज बीन इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता
किस अनुच्छेद के तहत आपकी आती है? तो इसमें हमारा आर्टिकल 19 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 19 में हमारे 6 राइट्स होते हैं और जो प्रेस फ्रीडम है वो भी हमारा इसमें आर्टिकल 19 में ही आता है। विच आर्टिकल गिव्स द इंडियन पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जिसके द्वारा जो अमेंडमेंट होते हैं, जो संशोधन होते हैं, उसकी शक्ति प्रदान की जाती है? तो इसमें हमारा आर्टिकल 368 करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who said a good citizen makes a good state and a bad citizen makes a bad state? तो किसके द्वारा कहा गया था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो ये आपका एरिस्टोटल के द्वारा कहा गया था। Who was the first finance minister of independent India? तो स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो वो थे आपके R.K. षणमुगम शेट्टी। R.K. षणमुगम शेट्टी जो थे ये आपके क्या थे? ये आपके इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंस के बाद। प्रेजेंट टाइम में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल इलेक्ट द रूलर्स? तो शासन का एक रूप जिसमें जो जनता है वो चुनती है किसको? शासकों को। तो ये जो हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया का जो सिस्टम है वो सेम उसकी बात करी जा रही है। तो इंडिया का एक कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहेगी, मतलब जनता के द्वारा चुन के जो सरकार होती है वो आती है, इसको बोलते हैं हम डेमोक्रेटिक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट एमर्ज? तो संविधान की संकल्पना का जो उद्भव है ये सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में आया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन में जो ब्रिटेन में सबसे पहले आया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले ब्रिटेन में आया था। हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री? तो देश का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो वो होते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंडिया के पहले या फिर कंट्री के पहले क्या होते हैं? लॉ ऑफिसर होते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया? तो भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए हमारी 35 ईयर्स। 35 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए स्टेट गवर्नर बनने के लिए। What is the minimum age limit for the membership of the legislative council? तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 30 ईयर्स की, 30 साल की। हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ द गवर्नर? तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है हमारा 5 ईयर्स का, 5 साल का कार्यकाल होता है गवर्नर का टेन्योर। व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो आयु होती है किसकी? रिटायरमेंट की। तो उसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 65 ईयर्स। 65 साल की मैक्सिमम एज होती है रिटायरमेंट की सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। इन विच हाउस इज द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस ब्रॉट? तो अविश्वासन प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? मतलब नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन होता है वो कौन से हमारा जो हाउस होता है उसमें प्रेजेंट किया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा। जो लोकसभा होता है उसमें जो गवर्नमेंट चल रही होती है उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जो मोशन लाया जाता है अपोजिशन के द्वारा वो लाया जाता है। हु इज ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर? तो एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किस न्यायाधीश के द्वारा जो होता है ये किया जाता है, प्राधिकृत किया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है एक जज को किसी हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की। हु कैन रिमूव द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट? तो उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो हटाने का ताकत होती है वो किसके पास होती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट ही हो जाएगा। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है रिमूव करने की जजेस को सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी। विद हुज प्रायर परमिशन कैन अ मनी बिल बी प्रेजेंटेड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? तो राज्य विधानसभा
में धन विधेयक किसकी पूर्ण अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नर ऑफ इंडिया। तो गवर्नर ऑफ इंडिया के द्वारा इनकी परमिशन के द्वारा जो मनी बिल होता है उसको प्रेजेंट किया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। What is the maximum period for which a person can remain a minister of the state government without being a member of the state legislature? तो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होने की बिना जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें मिनिस्टर एक व्यक्ति रह सकता है कितने टाइम के लिए, मैक्सिमम कितने टाइम के लिए? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 6 मंथ हो जाएगा। 6 महीने के लिए एक व्यक्ति स्टेट मिनिस्टर रह सकता है, स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर रह सकता है बिना स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बने हुए। Who was made the first linguistic state? तो प्रथम भाषीय राज्य किसे बनाया गया था, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे हमारी पहली स्टेट कौन सी रहेगी जिसको फॉर्म किया गया था? तो वो थी हमारी आंध्र प्रदेश स्टेट। आंध्र प्रदेश स्टेट पहली स्टेट है इंडिया की जिसको लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया था। What is the term of appointment of the Comptroller and Auditor General of India? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है उसकी जो अवधि होती है, टाइम पीरियड होता है, वो कितने साल का होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 साल का टाइम होता है। 6 साल के लिए चुना जाता है, या फिर जो 65 ईयर्स की एज होती है उसके लिए ये रिटायरमेंट एज होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की। तो इनमें से जो भी विच एवर इज अर्लियर, मतलब इन दोनों में से जो भी चीज पहले आती है उसके हिसाब से जो टर्म पीरियड होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का वो डिसाइड किया जाता है। Who was the first चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो भारत का जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो राजीव कुमार रहेंगे जो कि प्रेजेंट टाइम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के। पहले कौन थे? तो पहले थे हमारे सुकुमार सेन। Which article of the Indian Constitution contains the fundamental duties of Indian citizens? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? मतलब जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं वो कौन से आर्टिकल में आती हैं? तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर आर्टिकल 51A हो जाएगा। आर्टिकल 51A में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। प्रेजेंट टाइम में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कहां से बोरो किया है, कौन सी कंट्री से किया है? तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसएसआर या फिर रशिया से बोरो किया है हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर डिस्कस्ड? तो भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार जो है हमारे उन पे चर्चा की गई है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर पार्ट 3 हो जाएगा, जिसमें हमारे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आते हैं। पार्ट 3 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? तो 11 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है और 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को फंडामेंटल राइट है ये हमारा एक, जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा हार्ट एंड सोल बोला गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब समाविष्ट किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 1976 हो जाएगा। तो आप सबको पता ही है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो फॉर 1976 इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन द सिटीजन ऑफ इंडिया बी लॉस्ट? तो निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? तो 3 तरीके होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं जिसके द्वारा जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो खोई जा सकती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द प्रोविजन ऑफ राइट टू इक्वालिटी इज मेड? तो निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समानता के अधिकार का प्रावधान है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आर्टिकल 14 आपका हो जाएगा। कैन दी फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन बी सस्पेंडेड? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी।
इमरजेंसी के टाइम पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। केवल दो आर्टिकल्स हमारे रहेंगे, जो दो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो होते हैं आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। दो आर्टिकल्स हैं जो सस्पेंड नहीं होते, बाकी हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। राइट टू एजुकेशन बिकेम अ फंडामेंटल राइट, तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया था कौन से साल में? 2010 में। लेकिन आपसे यहां पे डेट पूछी जा रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट, तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 डिक्लेयर करता है इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द फंडामेंटल ड्यूटीज बीन लेड डाउन, तो भारतीय संविधान के किस भाग में मूल जो कर्तव्य हैं हमारे उनको निर्धारित किया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट 4A। पार्ट 4A और आर्टिकल 51A ये दोनों सेम रहेंगे हमारे। पार्ट 4A है और आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 51A, जिसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। पार्ट 4A ही इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हाउ मेनी टाइम्स हैज नेशनल इमरजेंसी बीन इम्पोज्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो भारत में जो स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लागू हो चुका है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है इंडिया में, इंडिपेंडेंस के बाद की यहाँ पे बात की जा रही है। Who among the following is the vice president who resigned from his post to contest the election of the president, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए कौन से वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। वीवी गिरी रहेंगे जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे और इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था अपने पद से प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उतरने के लिए। हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो भारत में जो महान्यायवादी होते हैं उनको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसमें हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं, जितने भी मेन ऑफिशियल्स रहेंगे इंडिया में, उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। चाहे वो कौन हो गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, चाहे हमारे गवर्नर्स हो गए स्टेट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, जितने भी मेन हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, जितने भी हमारे मेन ऑफिशियल्स हैं उनको सभी को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। शुड द विनिंग कैंडिडेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गेट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करना चाहिए। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन 50% एंड अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, मतलब जो इलेक्शन जीतने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, तो 50% से ज्यादा वोट होने चाहिए और मेजॉरिटी होनी चाहिए टोटल वोट्स की। हु अपॉइंट्स द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी हमने कवर करा प्रेसिडेंट। हु इज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये तो अभी हमने कवर करा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। द गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड, तो जो 2 हाउस होते हैं लोकसभा और राज्यसभा हो गया, या फिर कोई भी जो सेशन होता है लोकसभा का, कोई सेशन हुआ, दूसरे सेशन में कितने टाइम का गैप नहीं होना चाहिए? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है मैक्सिमम 6 मंथ का गैप हो सकता है, उससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको कौन चुनता है? तो उनको चुना जाता है हमारे मेंबर्स ऑफ द लोकसभा के द्वारा। When is the security deposit of any election candidate of लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली confiscated, तो लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो कब जब्त करते हैं इसको? When he does not get even 1/6 of the total votes polled, तो जब जो 1/6 जो टोटल वोट्स हैं जब वो भी अचीव नहीं किए जाते, तो क्या होता है कि जो हमारी चुनाव प्रत्याशी की जो जमानत होती है, राशि होती है, उसको जब्त कर लिया जाता है।
व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी जो होता है उसके जो आयोग के जो सदस्य होते हैं उनके पद का जो कार्यकाल होता है वो कितने टाइम का होता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 ईयर्स, 6 साल का होता है। और रिटायरमेंट एज जो होती है उनकी वो होती है 65 ईयर्स की। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य थे हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 22 मेंबर्स हो जाएगा। जितनी लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में उतने ही मेंबर्स हैं हमारे पब्लिक अकाउंट्स कमिटी में। दोनों को आप सिमिलर बेसिस पे याद रख सकते हैं। फ्रॉम विच कंट्री हैज फेडरलिज्म बीन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में जो संघवाद है ये हमने किस देश से बोरो किया है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कनाडा हो जाएगा। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फेडरल सिस्टम को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया है। हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टार्टिंग में जो हमारे कितने अनुसूचियां थी, तो वो थी 8। प्रेजेंट टाइम में कितनी है, तो प्रेजेंट टाइम में हमारी 12। हु इज कम्पिटेंट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर पार्लियामेंट हो जाएगा। पार्लियामेंट के पास पावर होती है अमेंडमेंट करने की, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स में हो, किसी भी चीज में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा ही किए जाते हैं। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप हैज बीन मेड। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो कौन से हैं, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11, फिर हमारे आर्टिकल 12 से 35 हमारे क्या आते हैं, ये हमारे हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। 36 से 51 हमारे क्या हो जाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और 1 से 4 स्टेट और यूनियन का हमारा होता है। 5 से 11 होते हैं हमारे सिटीजनशिप। फॉर हाउ मेनी ईयर्स दी सिटीजनशिप सीजेस टू एग्जिस्ट कंटिन्यूसली। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो ये हमारा 7 ईयर्स। अगर आप 7 साल के लिए किसी बाहर की कंट्री में रह रहे हैं लगातार, तो आपकी जो सिटीजनशिप है इंडिया की वो खत्म हो जाएगी, आपको उस कंट्री की दूसरी कंट्री की नागरिकता जो है वो मिल जाएगी। हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया। तो भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट है, भारत एक समूह है स्टेट्स का, यूनियन है स्टेट्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ। तो कौन सा हमारा शेड्यूल है जो कि रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन लॉ से, तो वो है हमारा 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में बताया गया हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं जो कि आज हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। यहाँ पे हमारा 2 क्विज के क्वेश्चंस रहेंगे, टेस्ट के क्वेश्चंस रहेंगे, जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा पहला टेस्ट का क्वेश्चन है आज का, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। इसमें गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका करेक्ट आंसर है उसको आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। यहाँ पे आपसे लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर पूछे जा रहे हैं इंडिया के। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो कॉन्करेंट लिस्ट का जो सिस्टम है वो हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर है आप उसको भी जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।